नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की सेकंड क्लास और हमारे यूनिट चल रहा है पहला सॉलिड स्टेट, जिसमें हमने पिछली क्लास का थोड़ा फ्लैशबैक ले लेता हूँ। हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। फिर हमने जाना था एक कोष्टिकाओं के पैरामीटर जाने थे, एक घनीय कोण भी जाना था और पैरामीटर भी जाने थे। ए बी सी दूरियां होती हैं और कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा। उन्हीं कोण के आधार पर हम अंतर स्पष्ट करेंगे क्रिस्टल तंत्र में। 7 क्रिस्टल तंत्र है, इनके आधार पर यानी मैं इसको मान लू x, इसको मान लू y और इसको मान लू z। और पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसको a माना, अक्षीय दूरियां a, और इसके लिए b मान लो और इसके लिए c। तो ये 3 है अक्षीय दूरियां a, b और c, और अक्षीय कोण है अल्फा बीटा और गामा। कैसे निकालते हैं आपको बताया था, जिसका निकालना है उनके अलावा दो को लेना है। तो उसके आधार पर घनीय एकक कोष्टिका। घनीय में क्या होगा, अक्षीय दूरियां यानी a है, b है, c है, तीनों क्या होंगे बराबर। a b c क्या होंगे बराबर, और उनके बीच अल्फा बीटा गामा इक्वल होगा किसके 90 डिग्री। किसके 90 डिग्री। और ये कौन कौन दर्शाते हैं, एक तो एसएससी, बीसीसी और एफसीसी। ये तीनों कोण अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल और अक्षीय दूरियां ए बी सी बराबर होगी। तो कितने जालकों की संख्या होगी, 1 2 और 3 जालकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 3। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है, घनीय की होती है जो सबसे सीमित सममिति है ना, एकदम सममिति बनती है, सम्मित संरचना एकदम सम्मित बनती है स्पष्ट रूप से। तो आपको ये पहला याद रखना जरूरी है घनीय। फिर चतुष्फलकीय जिसे बोलते हैं द्विसम लंबाक्स भी बोलते हैं, जिसमें a इक्वल b नॉट इक्वल c और अल्फा बीटा गामा इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री के। ये कौन कौन दर्शाते हैं, एससीसी एंड बीसीसी। और इनमें कितने हो जाएंगे जालकों की संख्या, ये 2 दर्शाते हैं, तो जालकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। आगे बताएंगे कैसे। विषम लंबाक्स जहां पे a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c, यानी अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है। आगे इनकी संरचना बना के आपको पूरा बताया जाएगा, अभी शॉर्टली समझो सारणी से। अल्फा बीटा गामा इक्वल 90 डिग्री, लेकिन कौन कौन दर्शाते हैं, एससीसी बीसीसी एफसीसी और ईसीसी, यानी ये जालकों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा होती है 4। इसी प्रकार षटकोणीय में अल्फा इक्वल a इक्वल b नॉट इक्वल c। इसी प्रकार कोण की बात करें, अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के और गामा कितना के बराबर हो जाएगा 120 डिग्री के। कौन दर्शाते हैं ये, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल। कितने प्रकार की हो जाएगी, एक प्रकार की। बात करें त्रिकोणीय की, त्रिकोणीय की बात करें तो जिसमें ए बी सी अक्षीय दूरियां क्या होगी बराबर होगी, लेकिन अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल 90, यानी कोई भी कोण 90 के इक्वल नहीं होगा। ये कौन कौन दर्शाते हैं, एससीसी एंड ईसीसी। इसमें कितने प्रकार की हो जाएंगी, 2 प्रकार की, ईसीसी और एससीसी। तो त्रिकोणीय बढ़िया था, पढ़ते एकंताक्ष। एकंताक्ष में यानी a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c, यानी तीनों आपस में अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती। अक्षीय दूरियां मतलब ये वाली दूरियां बराबर नहीं होती। अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होंगे, जबकि बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ये कौन दर्शाते हैं, एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट। त्रिताक्ष a नॉट इक्वल b नॉट इक्वल c, यानी अक्षीय दूरियां इसमें भी बराबर नहीं होती हैं और अक्षीय कोण भी बराबर नहीं होते हैं। किसके 90 के, आपस में भी बराबर नहीं होते हैं और 90 के बराबर भी नहीं होते हैं। ये कौन दर्शाते हैं, एससीसी। तो इनके एक थोड़ा एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेना आप। ये एग्जांपल कौन कौन दर्शाता है, NaCl दर्शाता है, और क्या दर्शाता है, घनीय टिन ऑक्साइड, चतुष्फलकीय एंटीमनी ऑक्साइड, बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये इनके एग्जांपल है। ये थोड़ा याद रखना, 2 यानी बीसीसी और एससीसी, और ये 3, और
और ये चार्ट दर्शाते हैं एसएससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, यानी इन सब की टोटल जोड़ 14 होती है। इन्हीं 14 को कहते हैं ब्रेवो जाले। क्या कहते हैं? ब्रेवो जाले। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी प्रत्येक एक कोष्ठिका में अवयवी कण, प्रत्येक एक कोष्ठिका में अवयवी कण किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। तो थोड़ी लैंग्वेज देख लो। हम जानते हैं किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है तो आपको बताया गया कि उनमें बहुत सारी एक कोष्ठिकाएं यानी छोटी छोटी एक कोष्ठिकाएं जुड़कर किसका निर्माण करती है? क्रिस्टल जालक का निर्माण। किसका निर्माण? क्रिस्टल जालक का निर्माण। और कोई पूछ भी ले, क्रिस्टल जालक में अनेक एक कोष्ठिकाएं होती है। अगर किसी क्रिस्टल जालक में एक कोष्ठिका निकाल ली जाए, वो क्या कहलाती है? एक कोष्ठिका। यानी अनेक एक कोष्ठिकाओं से किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल जालक का। तो हम जानते हैं किसी क्रिस्टल जालक का निर्माण अत्यधिक एक कोष्ठिकाओं से होता है, अतः प्रत्येक बिंदु पर कौन होंगे? उनमें अवयवी कण होंगे। तो हम चारों पढ़ेंगे, एफसीसी पढ़ेंगे, बीसीसी पढ़ेंगे, ईसीसी पढ़ेंगे और एससीसी पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सरल, जिसका और नाम है अद्य गणीय एकक कोष्ठिका, शॉर्ट में याद रखना एससीसी। तो पहले तो पता होना चाहिए होती क्या है। मैंने नॉर्मल सा बताया था पिछली क्लास में, थोड़ा वापस बता देता हूं। डेफिनेशन क्या है? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, अवयवी कण केवल कोनों पर, केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उसे सरल या आद्य एकक, आद्य गणीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान देना इस डेफिनेशन के ऊपर। इस प्रकार की एक कोष्ठिका में अवयवी कण यानी परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, वो कहां होंगे? केवल और केवल कोनों पर हो सकते हैं। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बता देता हूं आपको। ये और अवयवी कण कहां होंगे? केवल और केवल कोनों पर, यानी यहां होंगे। कहां होंगे? केवल और केवल कहां होंगे? कोनों पर। तो टोटल अवयवी कण कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 अवयवी कण हो जाएंगे, लेकिन एक अवयवी कण का योगदान कितना होगा? टोटल 8 में से एक का 1/8वीं एकक कोष्ठिका का योगदान होगा। कितना होगा? 1/8 का। तो अवयवी कणों का एकक कोष्ठिकाओं में कितना योगदान होगा? प्रत्येक में कितना योगदान होगा? प्रत्येक में होगा 1/8। और हमारे पास टोटल अवयवी कण कितने हैं? 8। तो कितना आ जाएगा? 1। तो यही क्या कहलाएगा? प्रभावी कण या एकक कोष्ठिका कण। ये आगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन या एसएससी की संकुलन क्षमता, एसएससी की संकुलन क्षमता निकाले तब वह काम आएगा। तो हमें यही याद कर लेना है, एसएससी में प्रभावी कण, जिसे आपको याद रखना है Z कितना होता है? 1 होता है। अब बात करते हैं अंतःकाय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, यानी नाम से पता चल रहा है अंतःकाय यानी अंदर होगा केंद्र में एक कण, कोनों के अलावा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोणों के अतिरिक्त, कोणों के अलावा एक कण
एक अवयवी कण, एक अवयवी कण केंद्र में होता है, उसे शॉर्ट में लिख दूं मैं बीसीसी, बीसीसी कहते हैं। ये परिभाषा नॉर्मल पता होनी चाहिए, बीसीसी क्या होता है, एससीसी क्या होता है। तो अब इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझे। अगर बात की जाए एससीसी की, किसकी, एससीसी की, तो अवयवी कण केवल कहां होते हैं बच्चों, केवल और केवल कहां होते हैं, कोनों पर, कहां होते हैं, कोनों पर। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, बीसीसी की, तो अवयवी कण कोनों के अलावा एक कहां होता है, इसके केंद्र में होता है, कहां होता है, केंद्र में। तो यहां क्या हो जाएगा, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण कैसे निकालोगे, कोनों पर कितने हैं, 8, यानी कोनों पर कितने हैं, 8, और केंद्र में कितना हो जाएगा, केंद्र में कितना हो जाएगा, 1, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 9। याद रखो, बात क्लियर है। कणों का एकक कोशिकाओं में योगदान, कणों का एकक कोशिकाओं में योगदान, यानी प्रत्येक कण एकक कोशिका में कितना भाग ले रहा है। हमारे पास 8 है, बीच वाला भाग नहीं लेगा, 8 है, इनसे एकक कोशिका बन रही है, यानी 8 तो हो जाएंगे, और प्रत्येक का कितना योगदान है, 1/8, और 1 कहां है, 1 है केंद्र में, तो प्लस 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो कुल प्रभावी कण कितने आ जाएंगे यहाँ पर, प्रभावी कण, ये मेन चीज है, प्रभावी कण या एकक कोशिकाओं में कण, यानी इसको जेड से व्यक्त करते हैं, अभी याद कर लो, कितना हो जाएगा, 2। यानी प्रभावी कण कितने आएंगे, बीसीसी में 2, एससीसी में 1, आगे अभी पढ़ेंगे एफसीसी, और अंत्य केंद्र भी पढ़ेंगे। तो किस प्रकार ये पैटर्न यही रहेगा, इसीलिए आप इस पैटर्न को समझे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तीसरा प्रकार। तो अब हम बात कर रहे हैं एफसीसी की, कि एफसीसी में अवयवी कणों का प्रकार, किस प्रकार के अवयवी कण एफसीसी में होते हैं, और बात करेंगे ईसीसी की, यानी अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए एफसीसी यानी फलक केंद्रीय एकक कोशिका क्या होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको, साथ साथ याद भी करें, साथ साथ नोट भी करें। इस प्रकार की एकक कोशिका में, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण, अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों के अलावा या कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण, अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र में होते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे एफसीसी कहते हैं। नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए एफसीसी क्या होता है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं थोड़ा सा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। ये है, बात करूं अगर मैं अवयवी कण अगर यहां पे हो, तो आप खुद बताना क्या होता है। अवयवी कण केवल यहां पर हो बच्चों, अवयवी कण केवल और केवल कहां पे स्थित हो, कोनों पर। जब अवयवी कण कोनों पर हो तो उसे कहते हैं सरल। लेकिन अगर अवयवी कण डेफिनेशन के अनुसार कहां होने चाहिए, कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में। तो फलकें कितनी होती है, 6, एक, और ये 3D में 2D बनाया गया इसलिए ये फलक।
तो टोटल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी हो। तो अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होते हैं। तो ध्यान देना फलक कितने हैं, टोटल 6 फलक है। कितने फलक है, 6 फलक है। ये थोड़ा समझ लेना, इधर 6 फलक है। तो एक फलक में जो अवयवी कण होगा आधा आधा हिस्सा होगा, आधा ऊपर वाले का और आधा नीचे वाले का। तो टोटल हमारे पास 6 फलक है और प्रत्येक का पूछे तो 1/2 यानी कितना आ जाएगा 3। ये थोड़ा सिस्टम याद रखना, अभी काम आएगा आगे। तो कुल अवयवी कणों की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवी कण कहां पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो हो जाएंगे कोनों पर, प्लस हल्के कितनी है 6, तो 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे फलकों पर। कहां हो जाएंगे, फलकों पर। अब ये पूछ रहा है अवयवी कणों का योगदान, प्रत्येक अवयवी कण को योगदान क्या है, तो इनका तो हम निकाल लेंगे, 8 है, प्रत्येक का योगदान 1/8 प्लस टोटल कितने हैं 6 कण है फलकों पर, लेकिन एक फलक पे आधा आधा हिस्सा होता है यानी इंटू 1/2। यहां गलती मत करना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 + 3, टोटल कितने हो जाएंगे 4। तो ये चीज याद रखना, प्रभावी कण ये z बार बार बता रहा हूं इसीलिए z का मान हो जाएगा 4। तो FCC में z का मान कितना होता है 4। अब बात कर लेते हैं हम अंत्य केंद्रित आखिरी की, अंत्य केंद्रीय एकक कोष्टिका। तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे पास कोई डस्टर है, अगर मैं इसको एक साइड से पकड़ूंगा तो आमने सामने की फलके पकड़ी जाएगी, 2 फलके पकड़ी जाएगी। यहां से पकड़ा तो भी 2 फलके, अगर यहां से पकड़ू तो भी आमने सामने की 2 फलके, कहीं से भी पकड़ो लेकिन 2 फलके आमने सामने आएगी। यहां से पकड़ा तो भी, यहां से पकड़ा तो भी और यहां से पकड़ा तो भी। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अवयवी कण कोनों पर होंगे लेकिन 2 आमने सामने की परतों पर भी होंगे, विपरीत फलकों पर होंगे। यानी इस प्रकार की एकक कोष्टिका में, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त या कोनों के अलावा विपरीत दो विपरीत फलकों पर होते हैं या उनके केंद्र में होते हैं। तो बात करो स्ट्रक्चर की, ये तो नॉर्मल सा है। अगर अवयवी कण अगर आपको केवल कोनों पर हो यानी यहां पर हो अवयवी कण केवल और केवल, तो वो तो होता है सरल। अब विपरीत फलकों पर मैं 3D में है, एक ये फलक ले लूं, एक इसके पीछे वाली, यानी एक ये फलक और एक इसके पीछे वाली फलक। तो आपको निकालना है कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण, कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे 8 तो फलकों पर 2, सॉरी 8 तो कोनों पर और 2 फलकों पर, तो 8 हो जाएंगे कोनों पर और 2 हो जाएंगे फलकों पर। क्लियर। तो अब बात कर रहे हैं कोणों का योगदान यानी कणों का योगदान, सॉरी कणों का योगदान यानी एकक कोष्टिकाओं में कणों का योगदान। इन 8 का योगदान, 8 अवयवी कण है, एक का योगदान 1/8 है, प्लस फलकों पर कितने 2, लेकिन मैंने बताया था एक फलक पे होगा यानी आधा आधा होगा, तो इंटू 1/2, 1 + 1 यानी प्रभावी कण कितने आएंगे, यानी z का मान कितना आएगा ECC के लिए। तो आपको इन सब में एक ही बात याद रखनी है, कोनों पर कैसे निकालते हैं, लेकिन मोस्टली आपको सबके लिए z की वैल्यू याद रखनी है। सीधा आपको संकुलन क्षमता पर हम बढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो वहां ये वैल्यू यूज होगी। तो FCC के लिए z की वैल्यू हमें याद रखनी है 4 और ECC के लिए हमें वैल्यू याद रखनी 2 और पिछली 2 आपको बताए वो भी आपको याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता की ओर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है, जैसे आपके पास एक परसेंटेज के आधार पर बता देता हूं, हमारे पास परसेंटेज का बेस होता है 100,
100 में से आपके 92 नंबर आ गए तो आपके परसेंटेज कितने हुए? 92। ठीक उसी प्रकार इसको ले रहे हैं केमिस्ट्री में। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर यानी संरचना है, इनमें अवयव कणों का कितना आयतन है वही उसकी क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। यानी ये क्या है? ये एक क्रिस्टल जालक है, यानी किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का आयतन यानी कितना भाग है उसमें, वो उसकी क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता। तो किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का कितना भाग है, इस कुल आयतन में अवयवी कणों का कितना भाग है, वो इसकी क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। और अलग अलग के लिए हम संकुलन क्षमता क्या करेंगे, उससे पहले संकुलन क्षमता का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है संकुलन क्षमता? पैकिंग इफिशियंसी, यानी अवयवी कणों का आयतन बटा एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। अब बात है अवयवी कणों का आयतन कैसे निकालेंगे? अवयवी कणों का आयतन, तो एक अवयवी कण का आयतन और टोटल को गुणा करेंगे तो उसमें टोटल अवयवी कणों का क्या हो जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो एक अवयवी कण का आयतन इंटू अवयवी कणों की टोटल संख्या और एकक कोशिका का आयतन अनुपात में पड़ा है। एक कण का आयतन ये होता है कण यानी गोला, और ये इसकी त्रिज्या, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक का ले रहा हूं, ये हो जाएगा एक गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। और अवयवी कणों की संख्या मैंने बोला था, पीछे बताया था, अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, तो इसको मैं मान लेता हूं z। क्या मान लेता हूं? z। एक एकक कोशिका का आयतन, यानी ये एकक कोशिका है एक, ये एकक कोशिका है, ये एक प्रकार का घन है। और बच्चों घन का आयतन आपको पता होना चाहिए। मैं इसकी भुजा मान लू a और इसकी भुजा भी क्या है? a। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी a क्यूब इंटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है संकुलन क्षमता के लिए। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड बटा a क्यूब इंटू 100। ये त्रिज्या चेंज हो जाएगी, जिसके लिए r लेंगे बड़ा, r लेंगे छोटा, z अलग अलग के लिए अलग अलग हो जाएगा और आयतन a क्यूब रहेगा। तो हम पहला निकालने जा रहे हैं संकुलन क्षमता किसकी? आद्य एकक कोशिका की, यानी सरल एकक कोशिका की। अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो आगे वाले आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं पहले थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये, और इसमें से ये इसकी भुजा मान लू मैं a, यानी मैं एक पैटर्न को उठा रहा इसको, या मैं एक, और इसी प्रकार यहां इसको मैं इसको साइड में ले रहा हूं, यानी ये ऐसे बनेगा। तो इसकी एक भुजा है, ये भुजा क्या है? यहां से लेकर यहां तक क्या है? a, और ये क्या हो जाएगी? ये पहले गोले की त्रिज्या r और दूसरे गोले की त्रिज्या भी r। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है इस चित्र से, a = r + r, यानी a = 2r। क्या नजर आ रहा है? a = 2r। अब संकुलन क्षमता का फॉर्मूला निकालते हैं, और किसके लिए करें? सरल आद्य एकक कोशिका या आद्य एकक कोशिका के क्या निकाल रहे हैं? संकुलन क्षमता। तो हमें पता होना चाहिए, ये देखो ऊपर लिखा हुआ SCC। SCC के लिए कितना होता है? प्रभावी कण 1, या Z की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशियंसी वो क्या हो जाएगी? 4/3 पाई r, इसके लिए r³ इंटू z बट्टा a क्यूब। अब मैं वैल्यू रख रहा हूं इनमें 4/3 पाई का पाई, r की जगह लेना स्मॉल r³ इंटू z का मान SCC के लिए कितना होता है? 1/a क्यूब, भुजा का क्यूब। लेकिन थोड़ा यहां ध्यान देना, a की वैल्यू क्या है? यहां पर a बराबर 2r, तो यहां पर 2r का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? 2r का होल क्यूब। तो 4/3
पाई की वैल्यू रख दूं 3.14, इस r क्यूब से ये r क्यूब कट जाएगा बट्टा 2 का क्यूब 8, इससे ये कट जाएगा 2 बार, यानी 1/6 इंटू 3.14। जब भी आप इसको सरल करोगे तो आपको लगभग 52.4%। ये क्या होगी, इसकी संकुलन क्षमता। तो इधर ध्यान देना, संकुलन क्षमता का मतलब सरल एकक कोष्टिका में अगर 100 है, पूरा क्लोज पैकिंग 100 है, तो उसमें 52.4% है जो इसमें क्या है, अविवीकरण भरे हुए। क्या भरे हुए, अविवीकरण। और रिक्त स्थान पूछ ले तो 100 माइनस क्या कर देना, 52.4। तो इस प्रकार हमने संकुलन क्षमता की डेफिनेशन जानी और संकुलन क्षमता का फॉर्मूला भी जाना, और किसके लिए पढ़ा, संकुलन क्षमता पढ़ी थी सरल एकक कोष्टिका के लिए। आगे की क्लास में हम एफसीसी के लिए भी याद करेंगे, अंतिम के लिए भी याद करेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।